तो ये देखें वहां पर ऑटो रेगुलेशन तो हो रही है ना, ऑटो रेगुलेशन तो हो रही है सिंपैथेटिक की वजह से, चाहे सिंपैथेटिक की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही, लेकिन ऑटो रेगुलेशन तो हो रही है ना, ठीक है ना। तो अगर आपका जनाबे वाला, अगर आपका ब्लड कम हो रहा है तो ब्लड आर्टेरियल प्रेशर भी तो कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। देखो आप ब्लड निकाल ही जा रहे हो, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, आर्टेरियल प्रेशर कम हो रहा है, तो उसमें ऑटो रेगुलेशन भी तो हो रही है ना, ठीक है। तो इसलिए एक हद से ज्यादा जब आप ब्लड निकाल लेते हो तो उसको भी सही से ब्लड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वेसोमोटर सेंटर भी आपका फेल हो जाता है। अब आपको ना सही से पता चल गया कि पहले दिल के अंदर क्या चला है, दिल के अंदर सबसे पहले विशेष साइकिल चला है, फिर वेसोमोटर सेंटर के अंदर विशेष साइकिल चला है। इसके अंदर कैसे चला, अभी इसके अंदर जब शुरू में इसने काम किया, लेकिन फिर ब्लड कम होता जा रहा है कम, आर्टेरियल प्रेशर कम होता जा रहा है, तो इसको भी ब्लड कम मिलना शुरू हो गया। इसकी वजह से करते 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 इन द एंड वही विशेष साइकिल इसमें भी चलना है और इसके अंदर ब्लड कम हो जाना है, ठीक है, और फिर इसने भी काम करना छोड़ जाना है, ठीक है। फिर ये कि आपकी जैसे ही आपके टिश्यूज वगैरह को, कैपिलरीज को जब ब्लड पूरा नहीं मिलता तो वो भी एक तो डायलेट कर जाती हैं, ठीक है ना, एक तो ये डायलेट भी करती हैं, दूसरा बल्कि मेन आप बस कि मेनली ये होता है कि एक मिनट सिर्फ ना, मेनली ये होता है कि इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। ये देखो कि जब हाइपोक्सिया होता है या फिर जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तब क्या हो रहा है कि इनकी इनकी परमेबिलिटी बढ़ रही है। जब इनकी परमेबिलिटी बढ़ रही है तो ऐसा ऐसा फ्लूइड इनसे भी निकलना शुरू हो गया। वही बात, वही जो पहले पढ़ा के आ रहा हूँ वहां पे, वो एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर कि परमेबिलिटी ज्यादा हो रही है तो फ्लूइड बाहर निकली जा रहा है, जिससे ये हो रहा है कि और ज्यादा वो शॉक और ज्यादा होने लग गया। तो ये एक अलग सारे विशेष साइकिल है, ये भी विशेष साइकिल है कि उसको हाइपोक्सिया, जब इसको ब्लड सही से नहीं मिल रहा, कैपिलरी हाइपोक्सिया हो रहा है, तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ी जा रही है, उससे फ्लूइड बाहर निकली जा रहा है सारा, ठीक है। तो इन टर्न ये मजीद शॉक को सीवियर बना रहा है, ठीक है। अभी हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से शॉक प्रोग्रेसिव होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन वो कहता है कि ये काम जो है ना, ये लेट स्टेजेस पे जाके होता है, प्रोलॉन्ग शॉक। लेट स्टेज तो प्रोलॉन्ग मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा हुआ नहीं तो आपको तो वो तो कैपेसिटी तो सारा कुछ निकाली जा रही है अपने अंदर से। वो कहता है कि लेट स्टेजेस ऑफ प्रोलॉन्ग शॉक, मतलब काफी देर जब शॉक रहता है फिर जाके ये काम होता है, ठीक है। मतलब ये हिस्टामिन में तो वो चीज हुई थी ना कि उसमें तो हिस्टामिन एक्ट कर रहा था। ये तो हम बात कर रहे हैं इंक्रीज परमेबिलिटी ड्यू टू हाइपोक्सिया, कि जब कैपिलरीज को सही से ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है, जब उनका अपना हाइपोक्सिया शुरू हो गया तो फिर जो परमेबिलिटी बढ़ रही है वो उसकी वजह से शॉक मजीद बुरा होता जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड निकल रहा है आपके वेस्कुलर सिस्टम से, ब्लड आपके वेस्कुलर सिस्टम से निकल रहा है, बात को समझे, आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है। अच्छा जी, फिर जनाबे वाला एक और चीज होती है, वो क्या होता है, हाँ चलो ये भी क्लियर कर लो। ओहो, एसिडोसिस भी होना शुरू हो जाता है आपको। वो कैसे होता है, आपका आपके अंदर आप क्योंकि आप ऑक्सीजन वगैरह सही से नहीं मिल रही, तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म आपका बंद होना शुरू हो जाता है, डिमिनिश होता जाता है। आपका एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के जरिए से लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती जाती है, ठीक है। फिर नंबर 2 ये है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पुअर ब्लड फ्लो है तो कार्बन डाइऑक्साइड सही से बाहर भी नहीं निकल रही, ब्लड ही नहीं ना सही, तो अगर ऑक्सीजन सही से मिल नहीं रही तो कार्बन डाइऑक्साइड सही से निकल रही होगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल सही नहीं है, जिसकी वजह से ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाई जा रही है। तो इस तरह से आपका टिश्यू, आपके टिश्यूज के अंदर एसिडोसिस शुरू हो गया, एसिडोसिस की कंडीशन होने लग गई है, ठीक है जी। यह बात भी आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है।
अच्छा, फिर ये कि आपके जो टिश्यूज इस्कीमिया हो रहा होता है ना, जिन टिश्यूज का मतलब जिनको सारी बॉडी को जो ब्लड नहीं सही से मिल रहा और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो वो भी टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इवन के टिश्यू एंजाइम्स, ठीक है ना, ये टिश्यू एंजाइम्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि इनसे बहुत सारे, इनसे जनाबे वाला देखो ना, हिस्टामिन कैसे इस वक्त टॉक्सिक है, क्योंकि इस वक्त टॉक्सिक इसलिए कि हिस्टामिन का भी हमने पढ़ा कि ये मजीद वेजोडाइलेशन करा के मजीद परमेबिलिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये टिश्यू एंजाइम्स क्या हैं, ये एंजाइम किस तरह से, क्योंकि ठीक है ना वो, तो ठीक है, तो ये यानी बस बात इतनी समझनी है कि इस्कीमिया की वजह से जो टिश्यू इस्कीमिया में जा रहे हैं वो भी टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं। हत्ता कि ये जो टॉक्सिन्स हैं ये ब्लड वेजल्स की ब्लॉकेज शुरू करा देते हैं। मतलब कैसे, ये देखें, वो कहता है कि ये देखो, एक तो वो जो एसिडोसिस पढ़ा के आ रहा हूँ वो, ठीक है ना, एक यहाँ से जो आपके आ रहे हैं टॉक्सिन्स, ये ठीक है ना, ये सारे क्या शुरू कराते हैं, आपकी ब्लॉकेज शुरू करा देते हैं। बात को आराम से समझिए, ये इसमें क्या हुआ है। आपकी जो छोटी छोटी वेजल्स है ना, छोटी छोटी जो सर्कुलेटरी सिस्टम में छोटी वेजल्स हैं, ठीक है, उनमें होता क्या है कि सबसे पहले तो ब्लड फ्लो जो होता है ना वो स्लगिश होता है, ब्लड पूरा आ नहीं रहा, हाइपोवॉल्यूमिक है, ठीक है ना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, तो ब्लड स्लगिशली मूव करेगा। अब आपको मैंने वहां पे बताया हुआ है कि जब ब्लड ब्लड स्लगिशली मूव करता है तब क्या होता है, तब क्लॉट बनने का चांस ज्यादा होता है जब ब्लड स्लगिशली मूव करे। ठीक है, तो एक तो ये बात है, ब्लड स्लगिशली मूव कर रहा है क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। ठीक है, फिर ये कि आपको पता है, अभी बता के आ रहा हूँ कि एसिडोसिस शुरू हो जाती है वहां पे टिश्यू के अंदर, लोकल एसिडोसिस शुरू हो गई कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड की वजह से, ये वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये कि डिटोरिएशन प्रोडक्ट शुरू हो गई हैं, जो अभी बता के आ रहा हूँ कि डिटोरिएशन प्रोडक्ट्स आने लग गई हैं स्कीमिक टिश्यूज से। ठीक है, ये तीनों फैक्टर मिलके वहां पर एग्लूटिनेशन स्टार्ट करा देते हैं, मतलब छोटे छोटे क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो बेसिकली ना यार, टिश्यू से इस्कीमिया हो रहा है ना, तो हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है ना, वो रिलीज हो रहा है, आपका क्या नाम है, टिश्यू फैक्टर रिलीज हो रहा है, टिश्यू फैक्टर जो 3 है ना वो रिलीज हो रहा है। ये बात मैं आपको थोड़ी देर बाद भी बताता हूँ सेप्टिक शॉक के अंदर। ठीक है ना, कि ये टिश्यू फैक्टर है ना वो रिलीज हो रहा है बेसिकली, तो इसलिए वो भी जो है ना वो क्लॉटिंग शुरू करा देता है। बात समझ आई आपको मेरी? ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके क्या करा रही हैं, ये स्मॉल प्लग्स बना रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो वेसल्स आपकी जो है ना वो मजीद ब्लॉक हो रही हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे क्लॉट बन रहे हैं। ठीक है, और ब्लड का फ्लो, या तो वो ब्लॉक, वो जो छोटे छोटे बनते हैं ना क्लॉट, या तो वो प्लगिंग करा देते हैं, यानी कि वेसल को बंद करा देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वो ब्लड के फ्लो को डिफिकल्ट बना देते हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब ब्लड में क्लॉट होंगे तो वो या तो वो वेसल को बंद कर देंगे, या फिर ब्लड का फ्लो मजीद मोर डिफिकल्ट, क्योंकि डिफिकल्ट तो पहले ही था, लेकिन अब अब उसमें क्लॉट बन गए तो मोर डिफिकल्ट हो जाएगा ब्लड का फ्लो करना। यार जब ब्लड का फ्लो डिफिकल्ट हो रहा है तो क्यों नहीं ये शॉक को बढ़ा रहा, बढ़ावा क्यों नहीं दे रहा, आपको नहीं समझ आ रही? ऑब्वियसली देगा कि जब अब मजीद अब ब्लड का फ्लो स्लो हो गया है, ठीक है ना, आगे ही टिश्यू उसको नहीं मिल रहे थे, क्या नाम है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, अब ब्लड और स्लो मूव कर रहा है, तो शॉक को तो मजीद बढ़ावा दे रहा है ना ये। ठीक है, फिर ये कि ये चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ सेप्टिक शॉक के साथ। फिर ये कि ये सेल की जनरलाइज डिटोरिएशन भी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, सेल के अंदर मतलब लिवर शिवर जो है ना वो सब वो जो है ना उनकी सेल की डिटोरिएशन शुरू हो जाती है। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, एटीपेज वगैरह जो पंप है वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि अब जब न्यूट्रिएंट्स नहीं सही से मिल रहे, ठीक है, तो क्या एटीपी वगैरह उतनी होगी? नहीं होगी। अब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि इस पंप ने ना सेल उसको स्वेलिंग से बचाना होता है। ठीक है, क्योंकि आयंस को बाहर निकालता है, एक एक्स्ट्रा आयन को, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन को बॉडी से बाहर निकालता है, जैसे वाटर बाहर निकलता था। इस वजह से ये एटीपी जो है ये स्वेलिंग से बचाता है सेल को। तो अब जब ये काम नहीं करेगा तो सेल, मतलब ये है कि अब हम सेल के लेवल पर आगे बात कर रहे हैं कि इस सारे हाइपोक्सिया की वजह से
जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, हाइपोक्सिया हो गया है, इस वजह से क्या होगा? अब हम इस सेल के लेवल पर आगे बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले ये कहा कि यार आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। उस क्यों नहीं होगी भाई? जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे तो यार एटीपी होगी, तो ऑब्वियस बात है फिर सेल स्वेल करेगा। यानी कि अब हम सेल के लेवल पर आगे बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन को यूज करके काम करना होता है, वो काम नहीं करेगा। आपके लाइसोसोम्स रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उनकी जो मेम्ब्रेन है उसकी एक इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी होती है, ठीक है ना, एटीपी की मदद से, तो वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो इंटरसेलुलर, जब उनके एंजाइम निकलेंगे तो वो इंटरसेलुलर मजीद डिटोरिएशन शुरू कर देंगे, उनके अंदर से हाइड्रोलाइसिस निकलेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो मजीद जनाब वाला, वो मजीद वो क्या करेंगे, इंटरसेलुलर डिटोरिएशन करेंगे, ठीक है। सेल का मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ग्लूकोज वगैरह जो है वो उनका ठीक है ना, मतलब ये कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म सारा डिप्रेस हो गया, ठीक है ना। सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। यार न्यूट्रिएंट सही से एक तो मिल नहीं रहे, फिर नंबर 2 ये है कि आपके पास ऑक्सीजन सही नहीं है, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म तो नहीं ठीक होगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये मामला हो रहा है, ठीक है जी। फिर ये है कि इंसुलिन जो है ना उसका इफेक्ट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगी उसके इफेक्ट की, ठीक है ना। तो ये भी होगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि सेलुलर लेवल पर इस तरह से मसला हो रहा है, ठीक है। अब ये मसला अगर लंग्स लिवर में भी होगा, सबसे पहले लिवर में होगा, सबसे ज्यादा हो गई लिवर में। उसकी वजह ये है सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो लिवर का होता है सबसे ज्यादा। तो अब तो मेटाबॉलिज्म सही से नहीं ना होगा, अब तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा ये मसला लिवर में होगा, फिर लंग्स में, फिर हार्ट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली हार्ट में तो हम पढ़ चुके हैं कि हार्ट में तो वो जो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, ये कार्डियक डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ सेलुलर लेवल पर जाकर ऑब्वियसली वो सेल्स को डैमेज कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ, इसका एक ट्रीटमेंट मैं आपको और बता दूं। ये देख लो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम देते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर, शॉक की ट्रीटमेंट है ये। इसके अंदर हम करते क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, वो एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, देख रहे हो 18 मेटाबॉलिज्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, ठीक है। ये हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। वही एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जिस तरह एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं आता था एल्डोस्टेरोन, इसी तरह से उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम देते हैं बेसिकली शॉक के ट्रीटमेंट में, क्योंकि एक तो वो ग्लूको, आपको पता है हम अभी पढ़ के आ रहे हैं मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसमें हेल्प कर देंगे। फिर नंबर 2 अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि लाइसोसोम रप्चर हो जाते हैं, तो ये उनको स्टेबलाइज करेंगे, उनको रप्चर नहीं होने देंगे, जिससे ये है कि जो लाइसोसोम के एंजाइम ने जो आगे मजीद डिटोरिएशन फैलानी थी वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ आ गई कि इसका हल क्या है। अब आप अगर थोड़े से सियाने हो तो मुझे हर बात क्या नहीं ना पड़े कि आप लोग यहाँ पे लिखोगे उसका हल क्या है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहाँ पे दिए और वहां पे जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का गैस से लाइन लगाओ कि बस जिंदगी में उसको देखना ना पड़े। अच्छा जी, चलो यहाँ से मैं आपको 2 मिनट में बताता जाता हूँ। देखो, अब कुछ टिश्यू, एक समझ लो कोई ऑर्गन है ना, तो उसके कुछ हिस्से में नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, और कुछ हिस्से में जब ब्लड जा रहा है तो वहां पर नेक्रोसिस नहीं होगी, ठीक है। बात समझ आ गई कि ये जो हो रहा है शॉक, इसमें क्या हो रहा है, सारे में इकट्ठी तो नहीं ना नेक्रोसिस शुरू हो जानी कि पूरा ऑर्गन इकट्ठे ही डैमेज हो जाए, बल्कि जो कैपिलरी के 2 एंड होते हैं ना, एक एक वीनस एंड और एक आर्टेरियल एंड। तो वीनस एंड के, आर्टेरियल एंड के करीब जो सेल होंगे उनको न्यूट्रिशन मिल रही होती है, तो इसलिए वो अभी डिटोरिएट नहीं करेंगे, बल्कि पहले कौन डिटोरिएट करेंगे, जिनके पास ब्लड, यानी कि एक ऑर्गन में जहां पे पहले ब्लड जाता है, ज्यादा सारा जाता है, वो अभी नहीं डिटोरिएट करेंगे, जबकि बाकी करना शुरू कर देंगे। जैसा कि वीनस एंड के करीब जो सेल होते हैं कैपिलरी के, ठीक है, तो वो जो है उनको, ठीक है ना, तो वो, ठीक है, उनको ब्लड सही से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो पहले नेक्रोसिस शुरू कर देंगे, ठीक है। देख रहे हो, इन सीवियर शॉक, लेकिन पैची एरियाज में नेक्रोसिस होती है, पैची एरिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे और ब्लड कम होता जाता है, लेकिन स्टार्ट कैसे होती है, पैची एरिया के तौर पर, ठीक है। इस तरह से, इसी वजह से ये जो लंग की इस तरह से होती है, तो हम इसको कहते हैं शॉक लंग सिंड्रोम, ठीक है। ये इस तरह से ही सारे ऑर्गन की इसी तरह से होनी है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर,
और एक और बात याद रखना कि शॉक के अंदर, इसी वजह से शॉक के अंदर कहते हैं कि सारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है यार, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि सारे पॉजिटिव फीडबैक के विशियस साइकिल्स हैं, सारे विशियस साइकिल्स ही है ना, आहिस्ता आहिस्ता एसिडोसिस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि और लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और फिर एक और बात याद रखना, ये एसिडोसिस होती है ना, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और खराब करती है। यानी कि एसिडोसिस का इफेक्ट होता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर, वो उसको मजीद कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करती है एसिडोसिस, वो और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, टिश्यू नेक्रोसिस और से और होती जाती है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये सब जो है, ये सब के सब क्या है, आपके पॉजिटिव फीडबैक के साइकिल्स हैं। ठीक है जी, अब जरा इरिवर्सिबल शॉक में आ जाओ। इरिवर्सिबल शॉक में ये होता है कि उसके बाद रिवर्स नहीं हो सकता काम, हैमरेज हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखो एक हद तक उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव शॉक शुरू हो गया। ठीक है जी, ये देखो ये प्रोग्रेसिव स्टेज है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव स्टेज है। फिर उसके बाद, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये कौन सी स्टेज है, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है ना, इसके बाद क्या शुरू हो गया, उसके बाद इरिवर्सिबल शॉक शुरू हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल शॉक के अंदर फिर वापसी नहीं मुमकिन। इसके बाद इमन वो कहता है इरिवर्सिबल शॉक की स्टेज थी ना, इस दौरान अगर आप ट्रांसफ्यूजन दो भी सही, तो आपका कार्डियक आउटपुट और आर्टेरियल प्रेशर नॉर्मल पे भी आ जाता है। यार ये एक अच्छी मजे की बात है कि एक बंदा इरिवर्सिबल स्टेज पे अगर पहुंच गया है ना, अब आप उसको अगर देते भी हो ना, ये मिनट्स वाली स्टेज है, मिनट्स में काम हो रहा है, ये कोई इस तरह से दिन नहीं लग रहे। लेकिन अगर वो इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच गया है ना, ठीक है, तो क्या होगा, तब आप उसको ट्रांसफ्यूजन दोगे भी सही तो उसका आर्टेरियल प्रेशर कार्डिक आउटपुट आ भी जाएगा नॉर्मल। लेकिन वो सेल इस कदर वो रिएट हो गया हुआ है, सब कुछ इतना इस कदर खराब हो गया हुआ है कि अब वापसी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए फिर वो उसके बाद अगेन नीचे आके अगेन खत्म कर देता है कार्डिक आउटपुट। देख रहे हो, ठीक है ना, बात समझ आई कि इसमें एक शॉर्ट पीरियड के लिए वापस आ भी जाता है, क्योंकि आपने सपोज बड़ी ट्रांसफ्यूजन लगा दी, आपने अचानक अब उसमें बड़ा ब्लड भरा है जनाब, उसका सारा वॉल्यूम शॉल्यूम आपने नॉर्मल कर दिया, आपने उसका बीपी शीपी ठीक कर दिया, लेकिन मुझे ये बताओ जो उसके सारा डैमेज हो चुका है, वो तो नहीं ठीक हो सकता। तो इसलिए, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, बस उसके बाद वापसी मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब एक और ये बड़े मजे की बात है कि वापसी क्यों नहीं मुमकिन, उसकी वजह सुनो, ये बड़ी मजे की बात है। देखो आपका क्रिएटिन फास्फेट और एटीपी कम होना शुरू हो जाते हैं, क्रिएटिन फास्फेट और एटीपी कम होना शुरू हो गए, हत्ता के ये जो होते हैं ना एडीपी, ये एटीपी एडीपी में टूट गया ना, एटीपी यूज हो गई, फिर आगे से इवन एडीपी एएमपी में टूट जाती है, और फिर एएमपी आगे एडिनोसिन के अंदर, और सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कि फिर एडिनोसिन टूट के यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि सारा आपका एटीपी के जो है ना फास्फेट्स वो सारे टूटना शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, और फिर जनाब वाला एडिनोसिन बन गया, और फिर ये है कि अब आपको न्यू एडिनोसिन, क्योंकि अब एडिनोसिन एटीपी में चला गया है, तो अब न्यू एडिनोसिन बनाने के लिए आपको न्यू एडिनोसिन 1 घंटे में 2% बनता है, जितना आपको चाहिए होता है ना उसका 2% बनता है। तो इस तरह से तो आपको 50 घंटे चाहिए होंगे इतना एडिनोसिन बनने में कि जितना आपको बचा ले, तो वो तो फिर आप गए। इसलिए इरिवर्सिबल हो जाता है कि एडिनोसिन नहीं बनता। मजा आया बात का। एडिनोसिन नहीं बनता है, वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। बस अब वो ठीक है, बात अब हाथ से आगे निकल गई है। कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड दैट कैन नॉट री एंटर द सेल टू रिकॉन्स्टिट्यूट द एडिनोसिन फास्फेट, वो दोबारा से री एंटर होता ही नहीं सेल के अंदर। अब इसका मतलब है अब आपने न्यू एडिनोसिन ही बनाना है। ठीक है, चलो जी, ये भी बातें आपको पता चल गई कि इरिवर्सिबल क्यों हुआ है। न्यूरोजेनिक शॉक भी पता चल गया, अब सेप्टिक शॉक भी देख लो। ये आप लोग, मैं ऑलरेडी चैप्टर 37 के अंदर जाके पढ़ना। ये बेसिकली ब्लड पॉइजनिंग होती है। ब्लड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि आपका इन्फेक्शन जो है ना वो ब्लड के जरिए चलती जा रही है, ब्लड के जरिए इन्फेक्शन जो है ना वो पूरी बॉडी में फैल रही है। ठीक है, तो ठीक है, ब्लड पॉइजनिंग हो गई है। अब आपको पता है इन्फेक्शन में हाई फीवर हो जाता है, फिर आपकी वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, तो बात समझ आई कि आपका ब्लड के अंदर क्या हो गया, आपके ब्लड के अंदर आपकी जो इन्फेक्शन है ना वो आपके ब्लड के जरिए फैलती जा रही है, ब्लड के जरिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, अब आपको पता है इन्फेक्शन है तो हाई फीवर तो होगा। ठीक है,
आपका COX-2 जो है वो उसको पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, ठीक है, COX-2 को, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर क्या होगा? बताओ, 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 आप लोग बताओ। COX-2 को सिग्नल कौन देगा? बताओ। COX-2 को आगे सिग्नल देगा आपका इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 कहाँ से आया? बता सकते हो? इंटरल्यूकिन 1 है क्या? साइटोकाइन, साइटोकाइन है। कहाँ से आया ये? बता सकते हो? कहाँ से आया, कहाँ से? इसको बनाया किसने, ये बता सकते हो? मैक्रोफेज ने। मैक्रोफेज ने कहाँ से बना लिया? बता सकते हो? एंडोटॉक्सिन से। एंडोटॉक्सिन कहाँ से आया? बता सकते हो? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। एंडोटॉक्सिन मेनली कौन सा होता है, बता सकते हो? लिपोपॉलीसैकेराइड। आप पूरी कहानी डायरेक्ट बताऊं तरतीब से? बैक्टीरिया आया ग्राम नेगेटिव, उसके अंदर एंडोटॉक्सिन था, लिपोपॉलीसैकेराइड स्पेशली। बस आप लफ्ज एंडोटॉक्सिन याद रखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से वो आया, उसको मैक्रोफेजेस ने इंगल्फ किया, उन्होंने साइटोकाइन रिलीज किए। मेन कौन सा साइटोकाइन? इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 आया। इंटरल्यूकिन 1 से क्या हुआ? इंटरल्यूकिन 1 ने जाके आपके COX-2 पे जाके एक्ट किया, ठीक है। अच्छा जी, COX-2 ने आगे से पकड़ के क्या किया? COX-2 ने ये किया कि उसने एराकिडोनिक एसिड को पकड़ के प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में कन्वर्ट कर दिया और उसकी वजह से फीवर हुआ है। तो अब आपको समझ आ गया होगा फीवर क्यों हुआ है। अब जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो सबसे पहले कोस्टानाइड वाला टॉपिक पढ़े और उसके बाद फिर एक काम करेंगे, चैप्टर 74 में जाके फीवर वाला टॉपिक पढ़े, उसको दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और बाकी बच्चे को अच्छा समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, वेसोडाइलेशन होगी थ्रू आउट द बॉडी, वो तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि इन्फेक्शन की वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा, तो हिस्टामिन रिलीज होगा तो वेसोडाइलेशन कराएगा। फिर ये है कि आपका जो है ना वो बॉडी के अंदर ये एग्लूटिनेशन शुरू हो जाएगी आपकी, एग्लूटिनेशन होगी, ठीक है ना आपका, ठीक है ना। बॉडी के अंदर ये क्या होगा? स्लेजिंग ऑफ द ब्लड। देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वेसोडाइलेशन होगी, तो मैंने आपको वॉलिंग ऑफ इफेक्ट पढ़ाया कि वॉलिंग ऑफ इफेक्ट होता है इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। अब जब ब्लड के जरिए से इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो वॉलिंग ऑफ इफेक्ट के जरिए वो जितना क्लॉट बनता जा रहा है वो भी तो फैलेगा। पहली बात होगी। नंबर 2 बात, टिश्यू फैक्टर जो है आपका, जब वो इन्फेक्शन जो है जहां जहां पे फैल रहा है, टिश्यूज को क्या कर रहा है? टिश्यूज तो डैमेज होते हैं ना इन्फ्लेमेशन के अंदर, पता है ना कि टिश्यूज को इन्फेक्शन होती क्या है? इन्फेक्शन होती ये है कि जाके टिश्यूज को डैमेज करती है, तो ट्रॉमाइज्ड टिश्यूज निकल रहे हैं, तो टिश्यू फैक्टर निकल रहा है, फैक्टर 3 निकल रहा है। उसकी वजह से एक्सट्रिंसिक पाथवे के जरिए से क्या हो रहा है? ब्लड क्लॉट बन रहा है, तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब फिर ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये आपकी जो है ये वाला सेप्टिक शॉक में वो जो है आपकी इन्फेक्शन फैलती जा रही है ब्लड के थ्रू, तो वो क्लॉट भी जो है वो भी जनाब वाला पूरी बॉडी के अंदर डिसमिनेटेड, यानी कि डिसमिनेटेड का मतलब फैला हुआ, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, अब ठीक है ना, कि आपकी वो टिश्यू के अंदर टिश्यू फैक्टर जाके तो वो क्या कर रहा है आपका पूरी बॉडी के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही क्लॉट बन रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी, फीवर हुआ, वेसोडाइलेशन हुई, ठीक है, आपके क्लॉटिंग शुरू हो गई, ठीक है, और फिर आपको वहां से वॉल्यूम ऑफ इफेक्ट का पता रिवाइज हो गया, फिर आपको पता चल गया कि टिश्यू फैक्टर की वजह से जनाबे वाला आपके पूरा वो, क्योंकि इन्फेक्शन आपकी फैलती जा रही है, अब आपका ब्लड पॉइजन हो गया है, ठीक है, और फिर वो चलते चलते ब्लड के जरिए चलते चलते पूरे सारी बॉडी के अंदर फैल रहा है, ठीक है। और यही टॉपिक आपने चैप्टर 37 में जाके इसी टॉपिक के साथ पढ़ना है, डिसमिनेटेड वाले के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, वो तो वजह आपकी जब वेसोडाइलेशन हो गई, डायलेशन हुई, देखो ना डायलेशन हुई ना, ठीक है, तो इन्फेक्टेड एरिया की पता ना डायलेशन हो जाती है, इन्फेक्टेड टिश्यू जहां पे इन्फेक्शन हुई हो वहां पे डायलेशन होती है। फिर ये कि जो इन्फेक्टेड एरिया वहां पे तो डायलेशन हो गई, और जो नॉन इन्फेक्टेड एरिया वहां पे क्या हुआ? वहां पे ये हुआ, वहां पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, ठीक है ना। मेटाबॉलिक रेट क्यों बढ़ गया? एक तो टेम्परेचर नहीं बढ़ गया सारी बॉडी का, तो मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ना बॉडी का, क्या ख्याल है? फिर ये कि बाकी बॉडी की भी वेजो डायलेशन होती है, ठीक है ना, बाकी बॉडी की भी वेजो डायलेशन हुई, ठीक है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम बैक्टीरियल टॉक्सिन स्टिमुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, कि एंड फ्रॉम हाई 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 बॉडी टेम्परेचर। अब आपको पता चल गया कि हाई कार्डिक आउटपुट क्यों हो रही है? क्या समझ आया आपको, क्यों नहीं समझ आया? देखो, एक तो हमने ये कहा कि इन्फेक्टेड टिश्यूज के अंदर तो आपको पता है वेजोडाइलेशन हो गई, ठीक है,
एंड बाय हाई मेटाबॉलिक रेट। हाई मेटाबॉलिक रेट कहां से हो गया? दो वजह से, एक तो इस टॉक्सिन की वजह से ही सेलुलर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया, और एक हाई टेम्परेचर की वजह से ज्यादा हो गया। देखो ना, हाई मेटाबॉलिक रेट, यार इसका कोई हाल है क्या? मतलब पहले ही टिश्यूज को ऑक्सीजन और ब्लड स्लड नहीं मिल रहा, शॉक चल रहा है, और इसने आके और क्या कर दिया है, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया आपका, सेलुलर मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर की वजह से बढ़ गया, और ये टॉक्सिन खुद क्या कर रहा है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है। ये टॉक्सिन जो है ये खुद क्या कर रहा है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। और फिर ये है कि चूंकि वैसोडाइलेशन हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से क्या हो रहा है? बताओ बताओ बताओ। इसकी कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर जनाब वाला और क्या होता है? जैसे जैसे शॉक जो कहता है सीवियर होता जाता है, तो बिकॉज ऑफ फिर ये कि इन्फेक्शन की वजह से या फिर टॉक्सिन्स की वजह से वो क्या होता है कि आपका प्लाज्मा भी जो है वो भी इन्फेक्टेड टिश्यूज में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। थस डिटोरिएटिंग ब्लड कैपिलरी वाल्स, थ्रू डिटोरिएटिंग कैपिलरी ब्लड कैपिलरी वाल्स। अच्छा, अब इसमें पता क्या है, इसमें अब दो बातें हैं। इन्फेक्शन हो रही है ना, तो अभी आपको बताया नहीं कि हिस्टामिन क्या करता है। हिस्टामिन जो है वो आपकी कैपिलरी बढ़ाना, कैपिलरी क्या, परमेबिलिटी बढ़ाना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी तो इन्फेक्शन ही है ना, इन्फेक्शन है जो हर जगह फैल रही है, तो उसने कैपिलरी की परमेबिलिटी नहीं बढ़ानी। एक तो ये बात है। नंबर दो बात ये है कि आपका जो टॉक्सिन जा रहा है, आपका क्या ख्याल है, टॉक्सिन ने ब्लड वेसल को रप्चर नहीं करना? क्या ख्याल है? तो एक तो टॉक्सिन का ये इफेक्ट कि वो वेसल को भी रप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है। नंबर दो ये कि इन्फेक्शन की वजह से हिस्टामिन भी रिलीज हो रहा है, वो भी परमेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो इन द एंड क्या हो रहा है कि आपकी वही बात कि आपकी परमेबिलिटी से, ठीक है, फिर वो तो बात है ही है ना कि अगर हाइपोक्सिया होगा परमेबिलिटी का, तो लेट स्टेजेस पर जाके हाइपोक्सिया की वजह से भी परमेबिलिटी उसकी आपकी कैपिलरी की बढ़ जाएगी। तो इन द एंड बात ये है कि आपका जो है ना वो फ्लूइड वो बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। चलो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो एंड रिजल्ट तो इसका भी हेमरेज वाला ही है ना, सेप्टिक शॉक का भी। क्या ख्याल है? उसमें भी तो हेमरेज में भी तो यही हुआ था, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जो हेमरेज हुआ था उसमें भी क्या हुआ था, फ्लूइड बाहर निकल गया था। तो इसमें भी तो एंड एंड में तो एंड एंड यही हो रहा है। क्या ख्याल है कि इन द एंड जनाब वाला वो आपकी इन्फेक्शन की वजह से सारा फ्लूइड बाहर निकल रहा है। अब बाकी ये है कि ये कुछ मिसालें लिखी हुई हैं उसने, पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह से फैली है सारे ब्लड के अंदर, सारी बॉडी के अंदर। फिर ये कि मतलब ये कि ये जनरल सिर्फ उसने इन्फेक्शन की कुछ टाइप्स बताई हुई हैं, ठीक है ना, कि स्किन के जरिए इन्फेक्शन फैल गई सारी ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको आसान सी बात है, इतना कोई नहीं मसला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको सेप्टिक शॉक का मजा नहीं आया? अभी भी मजा नहीं आया? चलो थोड़ी और बातें करते हैं इसकी। चलो, अब मैं आपसे एक वाइडर पिक्चर आपको पेश करना चाहता हूँ बेसिकली, कि सेप्टिक शॉक की अभी तक वाइडर पिक्चर मुझे लगता नहीं पेश हुई। देखो, जब वो आपसे फीवर की बातें करेगा, जब वो आपसे इन्फेक्शन की बातें करेगा, जब वो आपसे एंडोटॉक्सिन्स की बातें करेगा, जब वो आपसे वैसोडाइलेशन की बातें करेगा, जब वो आपसे उसका नाम क्या है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रही है। मैंने कहा था कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ रही होती। वो याद आ गया? पहला पेज याद करो, मैं वहां पे जाना नहीं चाहता। कार्डियक आउटपुट नहीं, तो ये वो शॉक है जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ रही होती है इवन, मतलब इसमें कार्डियक आउटपुट इवन बढ़ रही है, ठीक है ना। मतलब ये कि ठीक है ना, वो तो ठीक है। तो वो तो लेट स्टेजेस पर होगा ना, जहाँ पे जाके फिर वो काम, मतलब जब वो ब्लड प्लाज्मा इतना निकल जाए तो वो फिर एक अलग बात है। फिलहाल हम बात क्या कर रहे हैं, फिलहाल इसके अंदर मतलब ये कि जो स्टेजेस इसकी होती हैं उसके अंदर तो ये है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। फिर ये कि आपका वो सारा ब्लड जो है वो क्लॉटिंग उसने शुरू कर दी, फिर वो क्लॉट फैलना शुरू हो गया। फिर आपको ये टॉपिक आपको वहां से समझ आएगा, चैप्टर 37 से। जब क्लॉट ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर ने क्लॉट बनाना होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है ना। जो फ्री क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो क्लॉट जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया, वो उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। तो इससे ये होता है कि अगर आपको आपको फिर हेमरेज भी होना शुरू हो जाता है। यार ये तो वो क्लॉट हैं जो फजूल मतलब बनी जा रहे बनी जा रहे बनी, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है, जिससे ये है कि आपको क्या होता है, आपको हेमरेज भी होगा बहुत से टिश्यूज में। ये बात आपको वहां से ज्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। आसान सी बात है यार, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉट बनने में नहीं इन्वॉल्व होते, फाइब्रिनोजन वगैरह फिब्रिन वगैरह सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते जो क्लॉट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो
वो तो सारे क्लॉट पे क्लॉट बॉडी में बन रहे हैं, तो क्लॉटिंग की कमी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको हेमरेज भी होगा बहुत से टिश्यूज में। तो जब वो आपसे बातें इस तरह की करे जनाबे वाला कि आपकी, ठीक है, फिर आपको समझ लग गई कि यहाँ से इन द एंड फाइनल रिजल्ट उसका कौन सा, हेमरेज वाला, तो ये सेप्टिक शॉक है। अब आपको एनाफाइलैक्टिक भी पता चल गया, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्यूमिक, प्लाज्मा वाला हाइपोवॉल्यूमिक, हेमरेज वाला हाइपोवॉल्यूमिक, ठीक है। फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइन वाली, फिर उसमें आपका बंदा जल गया तो वो एक अलग बात है, फिर उसमें डिहाइड्रेशन हो गई तो एक अलग बात है। मुझे जरा काश अब 10-15 मिनट एंड पे दे देना, ठीक है, ताकि मैं रिवाइज भी करा दूं, ठीक। अच्छा खैर, अब ये देखो प्लाज्मा ये बहुत आसान बात है। ब्लड चाहिए ब्लड दे दो, प्लाज्मा दे दो, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, मतलब जो चीज चाहिए फिलहाल उस बंदे को जिसकी कमी है वो दे दो, वो दे दो, ठीक है। अगर आपके पास ब्लड नहीं है तो और देना ब्लड ही है, सपोज ब्लड हेमरेज हुआ है, साया तो ब्लड हो रहा है ना, ठीक है। तो आप प्लाज्मा भी, अगर आपके पास फिलहाल प्लाज्मा है, प्लाज्मा ही दे दो। उसकी वजह ये है कि प्लाज्मा ही कुछ ना कुछ बंदे को बचा लेगा, वो उसका वॉल्यूम शॉल्यूम मेंटेन कर लेगा, उसके थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जो होमोडायनेमिक्स किसी हद तक उसको यानी कि मेंटेन कर लेगा, ठीक है। अगर प्लाज्मा भी नहीं है फिर प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट दे दो, डेक्स्ट्रॉन। अब समझ आई डेक्स्ट्रॉन की, जो हमने बायोकेम में पढ़ा था, डेक्स्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, कि 40,000 की रेंज में उसका मॉलिक्यूलर वेट करके देना, ठीक है। जो मेसेंट्रॉइड्स वगैरह जो बैक्टीरिया थे उनके उनके जरिए से बना था, ठीक है। अपने हमने स्पेसिफिक वो वेट, मॉलिक्यूलर वेट का हमने डेक्स्ट्रॉन का सॉल्यूशन बनाया था, याद आई है बातें। डेक्स्ट्रॉन के नीचे जो डेक्स्ट्रॉन लिखा हुआ था, ठीक है, जो कि बेसिकली ग्लूकोज का ही पॉलीमर था, याद आ रही है बातें, ठीक है। तो और सुक्रोज के जरिए हमने इसको बनवाया था, ठीक है ना, सुक्रोज के लिए बनवाया था ना। चलो खैर, जिसके जरिए बनाया था उसको छोड़ो, बस ये क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, समझ आ गई बातें। तो इसने करना क्या होता है, क्योंकि नॉन टॉक्सिक भी होता है, ये उसका नाम क्या, ये कैपिलरी से निकल नहीं सकता, इसने बेसिकली काम वही करना है प्लाज्मा वाला। प्लाज्मा के अंदर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन्स लगा रही होती है ना, वो अब ये लगाएगा, डेक्स्ट्रॉन लगाएगा। जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन्स लगा रही होती है ना, प्रोटीन्स नॉर्मली वो कैपिलरी से बाहर नहीं निकलती, ठीक है। तो अब ये वो वाला काम करेगा, मतलब इसका साइज हमने इतने ही करना है। वहां पे भी हमने पढ़ा था कि हमने स्पेसिफिक साइज बनाना है, इसका डिजायरेबल साइज, इतने साइज बनना चाहिए कि कम से कम ये बॉडी से निकले ना, कि कम से कम ये ना, जो है ना, देखो, डेक्सॉन अप्रोप्रिएट साइज डोंट पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, कैन रिप्लेस प्लाज्मा प्रोटीन्स एज कोलॉइड ऑस्मोटिक एजेंट। यानी कि अब देखो ना, अब हम प्लाज्मा की जगह पे दे रहे हैं, तो प्लाज्मा का काम क्या है, बेसिकली प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगाती हैं, ठीक है। तो अब वो काम ये अब करेगा, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन ये है कि एक खास साइज का हमें चाहिए, इतना एक साइज हो कि वो कैपिलरी से पास आउट ना करे, और उतना एक प्रेशर लगाए जितना प्लाज्मा प्रोटीन्स लगाती हैं, ठीक है। तो उस रेंज में हम उसका मॉलिक्यूलर वेट लेके आएंगे और उससे वो काम करवाएंगे। फिर ये एक ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी का इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि मसला जो है वो ट्रांसपोर्ट का है, कि ब्लड फ्लो स्लो कर रहा है, ब्लड है ही थोड़ा। मेन मसला ये तो नहीं है कि ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, बात समझ के क्या है। मेन मसला ये तो नहीं है कि लंग्स ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहे, तो आप बाहर से ऑक्सीजन दे दो, लेकिन बहरहाल फिर भी आप ऑक्सीजन लगा सकते हो, क्योंकि मेन मसला तो ये है कि आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, चाहे वो, ठीक है ना, सर्कुलेटरी अरेस्ट, आपका बिल्कुल ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाए, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी अरेस्ट। ये सारी बातें कार्डियक अरेस्ट और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है।